हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जया घोष एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद जया घोष। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स और उसका आज हम लोग बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है और उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाके बेसिक मैथमेटिक्स का ए पार्ट के सोल्यूशन देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बी पार्ट की। तो बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बी पार्ट के लिए काम आएगी। वो टिप्स क्या है? वो टिप्स ये है कि देखो, बी पार्ट में जो है वो आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं फॉर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन लेंदी है और उनका कैलकुलेशन भी लेंदी होगा। देखो, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो तो एक्सपेंड कर नहीं सकते, वो तो आपका 3 आवर्स का ही होगा। सो बेटर है कि लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बी स्टेबल, बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग को आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, फिर भी आपका आंसर नहीं आ पाता। तो बस उसका वही रीजन है कि क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में किया गया होगा और वहां पे आप लोग कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। सो इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं और आपका जो हार्डवर्क है, जो आपका टाइम है, वो इन्वेस्ट ना होके वहां पे वेस्ट हो जाता है। चलो अब एक बार कर लेते हैं पेपर की बात कि बी पार्ट जो है वो कैसा आया है, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। मैंने जितने एनालाइज किया हुआ है, आपका जो बी पार्ट है वो पूरा एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी से आए हुए हैं और आई कैन से कि 95% क्वेश्चन जो बी पार्ट के हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही आई हुई है। तो अगर जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी पे ही पूरा कमांड कर लें तो इजिली 90+ मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपके सर पे अभी एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, बाय यूजिंग दीज स्मॉल ट्रिक्स आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जो बेसिक के आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि उनको भी बेसिक के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को सॉल्व करना। आज के इस वीडियो में हम लोग बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट है इसको मान लो ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है 3:1। इट मीन्स m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकाल दो। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। 8 इज x2 एंड y इज 5 2। फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल रेशियो के लिए? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी और x और y की वैल्यू मिलगी तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट गिवन है, वहां से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकाल लो। मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी। इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। x इज इक्वल टू 28/4 एंड y इज इक्वल टू 12/4। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा? 7,3। दिस इज योर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। ये तो पूछा था हमसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 7,3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 में और पार्ट भी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। देखो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट को P सपोज कर लो, इस पॉइंट को Q सपोज कर लो और ये आपका हो गया S। तो पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है वो Q और S से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब ये वाली लेंथ PQ और PS लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो जब लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे आपका लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब PQ में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, PS में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और दोनों को इक्वेट करवा दो। इक्वेट कराने पर क्या हुआ? इक्वेट कराने पे हमें ये इक्वेशन मिलती है। स्क्वायरिंग बोथ द स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है कि रूट का सिंबल जो होता है वो हट जाता है, ठीक है। अब रूट का सिंबल हट गया तो हमें ये मिल गया। अब इसको आप लोग इजिली a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पूरे इक्वेशन को ओपन कर दो, जो करता है उसको काट लो और सॉल्व कर दो। तो हमें यहाँ से मिला था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और हमें यही तो चाहिए था। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, फिगर दी हुई है, इफ LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM upon MB is equal to AN upon ND। ये आपकी क्वेश्चन आपकी बुक में है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो, बाय बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि अगर LM पैरेलल टू BC, इस ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, LM पैरेलल टू BC, ये लाइन अगर LM जो है वो BC के पैरेलल होती है, उस केस में AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC के लिए। सिमिलरली ट्रायंगल ADC में भी वही अप्लाई करो। ADC के लिए क्या दिया हुआ था कि NL पैरेलल टू DC, ये गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दो। AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, यहाँ पर भी वही अप्लाई हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यहाँ पे RHS सेम है, इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 2 का RHS दोनों सेम है, और अगर RHS सेम होते हैं तो उनके LHS भी सेम हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, यही तो हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। सिंपल था, बीपीटी थ्योरम से ये इजिली हो गया, सिर्फ थ्योरम अप्लाई करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। देखो रूल क्या होता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग किसी भी सर्किल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट ए, ये मान लो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, और वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो क्या हो जाएगा, AS इज इक्वल टू AP। ये देखो यहाँ से सेम एक्सटर्नल पॉइंट B से BP इज इक्वल टू BQ, एक्सटर्नल पॉइंट C से CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। अब LHS और RHS को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, 4 इक्वेशन मिली थी, 4 इक्वेशन के LHS को एक साथ ऐड करो और RHS को एक साथ ऐड करो। ये हमने LHS ऐड कर दिया, ये हमने RHS को ऐड कर दिया। अब देखो AP प्लस BP, इनको एक साथ ले लो, और CR और DR को एक साथ ले लो। सिमिलरली AS और DS को एक साथ ले लेते हैं, और BQ और CQ को एक साथ ले लो, ठीक है। तो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, और CR और DR इज इक्वल टू CD। सिमिलरली AS और DS AD हो गया, और BQ CQ BC हो गया। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग यहाँ से सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उस सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड इट इनटू 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसके कितने पार्ट करेंगे, 13 पार्ट करेंगे, ठीक है। 5 + 8 इज इक्वल टू 13 इक्वल पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करेंगे, और जो लास्ट पार्ट होगा उससे B को कनेक्ट कर दो। देन A13B के पैरेलल एक लाइन खींच दो, AC5, ये एक लाइन ड्रॉ करो। जो C है वो AB को 5:8 में डिवाइड करता है। और अब हमसे पूछ रहा है कि AC और AB का मेजरमेंट क्या होगा। AC और AB, हमें इसका मेजरमेंट पूछ रहा है। या तो आप इसको स्केल से मेजर कर लो, या एक और मेथड है, और वो क्या है, AC इज इक्वल टू 7.8, ये हमें टोटल लेंथ दी हुई थी, और 5:13, इसको सॉल्व करोगे। देखो हमें पहले 5 पार्ट्स के लिए निकालना है, टोटल पार्ट हमारे 13 थे, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपकी जो AC हो गई वो हो गई 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें अब BC निकालना है, 7.8 टोटल लेंथ थी, इसको 8 पार्ट के लिए निकालो, 8/13, इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 4.8 सेंटीमीटर। या ये कर सकते हो कि AC निकालने के बाद हमें पूरी लेंथ पता है, 7.8 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ थी, AC आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, तो BC कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ से भी ये लेंथ आ गई आपकी। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में इजिली हो जाएगा, और क्वेश्चन बुक से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। तो हमें गिवन क्या है, 15 cot A गिवन है। यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल दो। cot A कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब cot A होता क्या है, cot A जो होता है वो tan A का उल्टा होता है। और tan A क्या होता है, tan A की अगर हम बात करेंगे तो tan A हमेशा होता है
P अपॉन B, ये होता है tan A, तो cot A कितना हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स बेस जो होगा वो 8 हो गया और परपेंडिकुलर जो हो गया वो 15 हो गया। ये हमारा होता है cot A। अब इस पे बेस फिगर ड्रॉ कर लो। देखो बेस cot A की बात करेंगे, उस केस में बेस हो गया ये, ए भी हमारा बेस हो गया, और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बीसी जो हो गया ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर 15 के। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एसी की वैल्यू निकाल दो। तो एसी कितना हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर और एसी इज इक्वल टू हो गया 17 के। वेयर के इज द कांस्टेंट, तो हम लोग कभी भी बात करते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो के इज कांस्टेंट, नहीं भी लोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से अब हमें एसी की वैल्यू निकल गई, एसी हमारा आ गया 17 के। अब ये बात कर रहे हैं साइन ए की। ठीक है, साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन ए। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मीन्स बीसी अपॉन एसी। बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी है आपका 15, 15 के अपॉन 17 की। देखो ये आ गया 15/17, तो साइन ए हो गया 15/17। नेक्स्ट ये हमसे कह रहे हैं सेक ए निकालने के लिए। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हमारा कॉस ए का उल्टा, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, एसी अपॉन बेस कितना है, बेस है हमारा ए बी, तो 17 के अपॉन 8 के, ये कितना हो गया, 17/8 हो गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेक ए और साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 25 में और पार्ट भी था, तो और पार्ट देख लेते हैं। हमें फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। देखो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो क्यू आर है इसकी साइड निकाल दो। इसकी साइड कैसे निकलेगी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25y स्क्वायर, सो दैट क्यू आर इज इक्वल टू 5, तो ये क्यू आर हो गया 5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड tan p। tan p कितना होता है, tan p अगर हम p एंगल की बात करेंगे उस केस में P के सामने वाला परपेंडिकुलर साइड PQ जो होगी ये आपकी बेस हो जाएगी, तो tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5, बेस कितना है 12, तो tan P की वैल्यू आ गई 5/12। अब देखो अब ये कह रहे हैं cot R। cot R, R एंगल अगर हम यूज करते हैं उस केस में R के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगी आपकी बेस। cot R कितना हो जाएगा, B अपॉन P, और उसके लिए बेस क्या है, बेस है हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू है 12। अब पूछा है कि फाइंड tan p माइनस क्यू आर, दोनों को माइनस कर दो, 5/12 माइनस 5/12, 5/12 माइनस 5/12 आंसर आएगा 0। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन को समझ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम 636। देखो हमें यहाँ पे एक एपी सीरीज दी हुई है और हमें सम दिया हुआ है, तो एपी सीरीज से हमें a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 9, d निकल जाएगा, d क्या होता है a2 माइनस a1, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं, और हमें वही n को फाइंड करना है, कितने नंबर का सम जो होगा वो 636 होगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देना, d की वैल्यू पुट कर देना और सम। देखो बस एक ही वेरिएबल तो रह गया, n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वहां से देख लेना। इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद हमें दो फैक्टर मिले, एक मिला 4n प्लस 53, एक मिला है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और एक मिला है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो 4n, यहाँ से 4n इज इक्वल टू माइनस 53 और n इज इक्वल टू माइनस 53/4, तो टर्म्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये वाला तो पूरा नहीं हो सकता, इसको नेग्लेक्ट कर दो। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12, इट मीन्स जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स होंगे वो
12 होंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, n इज इक्वल टू 12 था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपके एनसीईआरटी की बुक में रूट 2 का प्रूफ है, रूट 5 का है, रूट 11 का है, रूट 7 का है, तो सेम एज इट इज रूट 3 का भी होगा। जहां जहां पे आपके बुक में 2, 5, 7, 11 ऐसा कुछ दिया है वहां पे 3 कर देना। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसके लिए सबसे पहले ये मान लो कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करते हैं हम लोग, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो रैशनल नंबर को क्या लिखते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b के कोई भी और फैक्टर्स नहीं होंगे अदर देन 1, ठीक है, ये एक कंडीशन साथ में चलती है। तो रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट 3 का जो सिंबल है, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो हट जाएगा, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से ये मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इट मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर और 3 डिवाइड्स a, ये यहां से हम लोग ने ये कंक्लूजन निकाला। अब ये कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 3c पुट कर दो, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में a इज इक्वल टू 3c पुट कर दो, तो 3b स्क्वायर a की जगह 3c, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू 3c, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो 9c स्क्वायर यहीं से आया था। फिर 3 से 9 कैंसिल आउट, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b, यहाँ से ये कैलकुलेशन मिला, यहाँ से ये कंक्लूजन मिला। Thus 3 is a common factor of a and b। ऊपर हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि उसके कोई भी फैक्टर अदर देन 1 नहीं होंगे, बट यहाँ पे हमें 3 इज a कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है, एक के अलावा भी हमें 3 भी मिल गया कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1। The contradiction arises by assuming that root 3 is rational, hence root 3 is irrational number, ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि हमारे पास a और b के अदर फैक्टर भी थे अदर देन 1, और वो क्या था, वो 3 था। देखो एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे, इस क्वेश्चन के प्रूफ करोगे, वहां पे दो शब्दों का ध्यान रखना, एक तो तुम्हारे थ्योरम में, एक तो तुम्हारे प्रूफ में कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे वर्ड एग्जामिनर को दिखने चाहिए। इतना दिख गया तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा बाय एज्यूमिंग। ये दो वर्ड जो है ना, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्ट, एज्यूमिंग, ऐसे वर्ड्स एग्जामिनर को दिखने चाहिए आपके थ्योरम में, आपके प्रूफ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 angle OPQ। देखो ये T जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट TP एंड TQ सर्किल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं, और हमें प्रूव करना है एंगल PTQ, इस एंगल TPQ इसके 2 टाइम्स है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने फिगर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, OQ को मैंने ज्वाइन कर दिया है क्योंकि OP और OQ जो है वो आपस में इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियस। अब देखो TP और TQ आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक सर्किल पे, तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। अब ये कह रहे हैं इन ट्रायंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स आर इक्वल, TQP इज इक्वल टू TPQ, ये कहाँ से है, ये देखो यहाँ से आया, इक्वल क्यों, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हुए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल थे, इसलिए टीपी क्यू जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इसलिए एंगल टीपी क्यू और एंगल टी क्यू पी ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, टी क्यू पी इज इक्वल टू टीपी क्यू प्लस पीटी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 TPQ बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस PTQ इज इक्वल टू 180, तो PTQ की वैल्यू निकाल दो, तो PTQ एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 TPQ, ये यहाँ से हमें पहले इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब देखो ये, अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं फिगर के थ्रू, टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। तो एंगल TPO या फिर एंगल TQO ये हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। तो अब देखो एंगल OPT जो होगा ये पूरा एंगल ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट P है, तो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPT को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको टू पार्ट्स में लिख सकते हैं, टी पी क्यू और ओ पी क्यू, हम लोग ये लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यही किया है, ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर ओपीटी को हम लोग टू पार्ट्स में हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओपीक्यू की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस टीपीक्यू, टीपीक्यू को इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो 90 माइनस टीपीक्यू। अब देखो जो ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू 290 माइनस टीपीक्यू, सिंप्लीफाई करो, 180 माइनस 2 एंगल टीपीक्यू। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 का आरएचएस भी 180 डिग्री माइनस 2 एंगल टीपीक्यू था, इक्वेशन 2 का भी आरएचएस 180 डिग्री माइनस 2 एंगल टीपीक्यू है। ठीक है, तो अगर आरएचएस इक्वल होते हैं तो एलएचएस हमेशा इक्वल होते हैं, देयरफॉर पीटीक्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओपीक्यू, दिस इज आवर प्रूफ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 29, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100, 50 रुपए और 100 रुपए मांगे उसने 2000 रुपए के बदले में। मीना गो 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। ठीक है, तो सपोज करो कि उसने 50 रुपए के एक्स नोट रिसीव किए एंड 100 रुपीज के वाई नोट रिसीव किए, तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ नोट जो थे वो 25 थे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आपकी पहली बन गई। 50 रुपीज के एक्स नोट थे 20 और 100 रुपीज के वाई नोट थे, और टोटल अमाउंट कितना था, 2000 था, तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई करो, हमें मिल जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अब सॉल्व करना, 50y इज इक्वल टू 750, y इज इक्वल टू 15। तो और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 10। इट मीन्स की मीना के पास 50 रुपीज के 10 नोट्स थे और 100 रुपीज के 15 नोट्स थे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन बुक का है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, उसका नंबर कितना है, 1 से 90 तक है। If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। तो बताओ 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर कहाँ से होंगे, ये स्टार्ट होता है हमारा 10 से, 10 11 12, इसको काउंट करते रहो 90 तक, कितना होता है ये 81, 81 अपॉन 90। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना है, 81 आया, टोटल आउटकम कितने थे, 90 थे, 9 से कट करो, 9 9 से 89, 9 10 से 90, तो आंसर आया 9/10। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 to 90 के बीच में पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर लो, 1 4 3 16 25 36 49 64, 64 आएगा, 64 81, दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितने हो गए नंबर, ये हो गए नंबर आपके 9, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 9 हो गए, और टोटल कितने थे, 90 थे, तो 9 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1/10। दिस इज योर आंसर। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, देखो इस केस में फेवरेबल केस 5 से डिवाइड होने वाले नंबर लिख लो 1 to 90 के बीच में। ओके, ये टोटल मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके आए हैं 18, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 18 हो गया, टोटल आउटकम कितने थे, 90 थे, 18 अपॉन 90, 18 5 जा 90 होता है, तो ये आ गया आपका 1/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका और पार्ट भी है, और पार्ट बहुत ही ईजी है, तो मेरी एडवाइस है कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो और पार्ट को ही ऑप्ट करना, दोनों में से कोई भी कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। एक कार्ड की गड्डी में कितने रेड कलर होते हैं, अ किंग ऑफ रेड कलर, तो जो ये डायमंड का सिंबल होता है वो आपका रेड कलर का होता है, और हार्ट का जो सिंबल होता है वो आपका रेड कलर में होता है हमेशा। तो दो आपके हो गए किंग, दो रेड कलर के किंग हो गए, तो 2/52, ठीक है, 1/26। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो इस सिंबल को स्पेड कहते हैं, तो एक ताश की गड्डी में 13 ऐसे पत्ते होते हैं, ठीक है, 13 ऐसे कार्ड होते हैं, तो 13/52 कट करोगे 1/4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है।
अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। थर्ड में हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखो एक कार्ड के डेक में 4 तरह के क्वींस होते हैं, ठीक है, और हमें निकालना है क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड आपका सिर्फ एक ही होता है, तो कितना होगा 1/52। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 4 अलग अलग तरह के क्वींस होते हैं जिसमें कि 1/52 एक ही ऐसा क्वीन होता है जो कि डायमंड के लिए क्वीन होता है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/52। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 था और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे, 52 थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/52। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, यहाँ से देख लेना। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। देखो 3 मेटेलिक स्फीयर थे जिनका की रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली था। मेल्ट किया मतलब कि अब हम उसके वॉल्यूम की बात करें। जहां पर भी मेल्टेड वर्ड आएगा ना, हमेशा वॉल्यूम की बात करेंगे। तीनों को मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा। तीनों स्मॉल स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दो। और अब हमें पूछ रहा है कि उस जो बड़ा वाला स्फीयर बना है उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो 4/3 पाई R1 क्यूब, पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, तीसरे का रेडियस R3, और जो बड़े वाले का रेडियस हो गया वो कैपिटल R हो गया। 4/3 पाई तीनों में से कॉमन आ जाएगा और 4/3 पाई आपके RHS में भी था, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। R1, R2, R3 की हमें वैल्यू पता है, ठीक है। 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, इसको सॉल्व करो। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। टोटल कितना हो गया 1728, और 1728 का क्यूब रूट निकालो, इससे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r इज इक्वल टू 12। तो बड़े वाले का जो रेडियस आया वो आया 12 सेंटीमीटर। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 12 सेंटीमीटर। जो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को प्रूव करना। Prove that sin a minus cos a plus 1 upon sin a plus cos a minus 1 is equal to 1 upon sec a minus tan a। तो हमें ये प्रूव करना है। LHS से स्टार्ट करते हुए RHS की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो ये रहा हमारा LHS। LHS गिवन था sin a minus cos a plus 1 होल अपॉन sin a plus cos a minus 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos a से डिवाइड कर दिया। तो sin a को sin अपॉन cos a माइनस cos a अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos a होल अपॉन साइन अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, sec ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से tan ए माइनस 1 प्लस sec ए, tan ए प्लस 1 माइनस sec ए, इतना आ गया। ये आई है, ये फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर जो आया है, इसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan ए माइनस sec ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ तो आप लोग को एफर्ट लेने पड़ेंगे कि क्या करें, कहाँ से क्या करें कि हमें रिक्वायर्ड RHS मिल जाए। और ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ट्रिग्नोमेट्री में तो ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला पोर्शन था tan a प्लस sec a, tan a माइनस sec a क्या होता है, ये a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया ये tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, और ये जो -1 था, -1 को tan a माइनस sec a से फिर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस tan a प्लस sec a, साइन चेंज हो गया sec a के आगे वाला, तो ये प्लस sec a, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज रहने देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज किया है। हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू -1। ये जो -1 है वो उठ के इधर आ गया और sec स्क्वायर जो है वो इधर चला गया था, ठीक है। तो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू -1। अब देखो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a की जगह पे -1 को हम लोग पुट करेंगे। ये -1 यहाँ पे पुट किया और माइनस tan a प्लस sec a। नीचे वाले में जो था वो वहां से -1 को कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले लिए तो क्या मिला हमें, माइनस tan a प्लस sec a इंटू tan a माइनस sec a, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, माइनस tan a प्लस sec a, ये माइनस tan a प्लस sec a -1, ठीक है। ये पूरा ऊपर वाला जो था तुम्हारा न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर के इस टर्म से पूरा कैंसिल आउट हो गया, -1 अपॉन tan a माइनस sec a। अब नेगेटिव को हटाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 1 अपॉन sec a माइनस tan a। दिस इज योर प्रूफ, दिस इज योर RHS। हम लोगों ने LHS से स्टार्ट किया और RHS की तरफ बढ़े हैं, ओके। और एक बार खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज
in still water is 18 kilometer per hour. Takes 1 hour more to go to 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखो मोटर बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 18 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने के लिए उसको 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, और किससे अधिक लगता है? डाउन स्ट्रीम में आने के लिए। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव ज्यादा होता है, तो अप स्ट्रीम में उसको बहाव के विपरीत जब वो चल रहा है तो उसको 1 घंटा अधिक टाइम लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें जो धार है उसकी स्पीड निकालनी है। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। गिवन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स। हमें एक्स की तो निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी हुई है। स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम क्या होता है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको लिख दिया। और डाउन स्ट्रीम में देखो अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस करते हैं। प्लस क्या करते हैं? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ये हमेशा प्लस होती है, क्योंकि बोट जो है वो पानी के बहाव के साथ ही बह जाता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि उसके विपरीत बहता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अप स्ट्रीम में बहने के लिए माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में बहने के लिए प्लस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था? टाइम ऑफ द अप स्ट्रीम ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम जर्नी प्लस 1 आवर। 1 आवर उसको एक्स्ट्रा लगे थे। अब देखो इसी टाइम को इन्होंने डिस्टेंस, ये पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम प्लस 1 आवर। तो देखो ये गिवन था कि डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम 18 था, स्पीड जो थी 18 माइनस एक्स थी, यहाँ पे भी 24, 18 प्लस एक्स प्लस 1 आर। अब ये आपका इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। इस लीनियर इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेना। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमें दो फैक्टर मिले, x प्लस 54, x माइनस 6। x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 54। तो जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर आंसर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में और पार्ट भी था, और पार्ट ज्यादा इजी है। वैसे दोनों क्वेश्चन ही आपके बुक के क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी अच्छे से की है तो आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। हमें टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। एक अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 2 होगा, और इनका जो स्क्वायर का सम है वो है 290। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो तो हमें यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये देखो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 13। तो वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग x इज इक्वल टू 11 लेंगे। अब जब एक नंबर आपका 11 हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा? कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर दूसरा नंबर क्या होगा? 13 हो गया। 11 एंड 13 इज योर आंसर। ओके, question number 34. The angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the length of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Okay, देखो एक ये बिल्डिंग दिया हुआ है AB जिसकी लेंथ है 8 मीटर और इसके टॉप पे खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का और बॉटम पे खड़े होकर बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, और ये आपका जो है EC, ये आपकी जो है वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपकी ईसी थी और एबी जो थी वो आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग थी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इट मीन्स हमें ईसी की हाइट चाहिए, हमें टोटल ईसी की हाइट निकालनी है और जो बीसी है हमें वो चाहिए, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस चाहिए बीसी, हमें वो चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। जो बिल्डिंग की हाइट थी वो थी 8 मीटर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? 8 प्लस वाई। 8 प्लस वाई कहाँ से आया? ये देखो यहाँ से आया था 8 और प्लस इसके ऊपर y। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी। अब इसमें tan 30 लगा दो। एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप ऑफ द बिल्डिंग से tan 30 का, तो tan 30 इज इक्वल टू DE अपॉन AD। यहाँ से ये निकल गया, tan 45 भी लगा दो, यहाँ से ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई।
ओके, अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल गई थी। एक इक्वेशन हमारी ये रही, एक इक्वेशन हमारी ये रही। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। हम लोग हमेशा बच्चों को यही कहते हैं। ये हमें इक्वेशन 1 से मिला था। इक्वेशन 1 को फर्दर सॉल्व करोगे, इक्वेशन 1 का है, ये है आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 है। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट थी वो कितनी थी? 8 प्लस 5 थी ना, तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो 8 प्लस 4 12 मीटर। टावर की जो हाइट हो गई वो हो गई आपकी 12 मीटर। और अब हमें निकालना है x। डिस्टेंस था दोनों बिल्डिंग के बीच में, वो x था। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 4, 1.73 इंटू 4, और x इज इक्वल टू 6.92। तो 6.92 आपकी दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस था। स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 में और पार्ट भी है, तो चलिए देखते हैं और पार्ट। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। यहाँ पे गर्ल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है उसका 30 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो गर्ल की हाइट दी हुई है 1.2 मीटर, और बलून जो है वो 88.2 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बलून बी ए एंड द फाइनल पोजीशन बी बी। एंड हाइट ऑफ द बलून कितना होगा? देखो 88.2 माइनस 1.2, तो ये 87। 88.2 जो थी वो बलून की हाइट थी फ्रॉम द ग्राउंड, और 1.2 मीटर ये था लड़की की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसमें से माइनस कर दो, तो एक्चुअल हाइट हमें मिल गई 87 मीटर। अब 1030 के लिए फॉर्मूला लगा दो एक बार, और 1060 के लिए एक बार फॉर्मूला लगा दो। 1030 का फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1030। 1030 अगर हम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा सीई। सीई निकाल लेंगे वहां से, और 1060 लगाएंगे तो उस जगह हमें मिल जाएगा सीडी। और हमें यही तो डिस्टेंस चाहिए था, हमें सीडी और सीई ये डिस्टेंस चाहिए हमें। तो इन ट्रायंगल डीई इज इक्वल टू सीई माइनस सीडी, ये होता है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल बीईसी, बीईसी देखो कौन सा ट्रायंगल है? बीईसी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में पहले इसमें 1030 लगा तो वहां से हमें सीई की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। और उसके बाद फिर इन ट्रायंगल एडीसी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में 1060 लगा दो। 1060 लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें निकालना है DE इज इक्वल टू सीई माइनस CD। दोनों को आपस में माइनस कर दो। माइनस करने पर क्या मिला हमें? 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3। 29 कॉमन आ गया, 29 रूट 3 कॉमन आ गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 58 रूट 3। चाहो तो आंसर को यहीं छोड़ देना, या फिर 58 इंटू 1.73 इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यह आएगा 100.34। तो आपके दोनों आंसर ही सही है, या तो यहाँ पे छोड़ देना, अगर टाइम है तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ओके, so this is your required answer. Question number 35. The pth, qth and rth terms of an APR, ABC respectively so that ये हमें शो करना है। देखो बेसिकली ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक में है, बट इन्होंने इस क्वेश्चन को 10th में भी दे दिया है। तो अभी तक का ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे आउट ऑफ द सिलेबस लगा और मुझे थोड़ा टफ लगा। जो बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तो देखो पीएथ की वैल्यू जो होती है वो होती है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पीएथ टर्म की वैल्यू, क्यूएथ टर्म की वैल्यू निकाल दिया, आरएथ टर्म की वैल्यू निकाल दिया। तो ए बी सी जो है वो पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म की हमने वैल्यू निकाल दी। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसमें आप इसको पुट कर दो। यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू को पुट कर दो, जो काटना वटना है वो कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद हमें क्या मिलेगा? 0 प्लस डी इंटू 0। तो ये कटने के बाद आंसर आपका 0 आ गया। इसका यहाँ पे जो भी कटिंग करनी है वो आप देख लेना, यहाँ पे क्या कटिंग की हुई है। यहाँ पे पूरे को मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद प्लस माइनस करके सबको कटिंग की गई है। ओके, so this is your required answer। यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बेसिक मैथ्स पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। A survey regarding the height in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. Find the median height and the mean height। हमें मीडियन हाइट भी निकालनी है और मीन भी निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला। लेस देन 140 कितनी गर्ल्स हैं? 140।
145 की 11 लड़कियां हैं, लेस देन 150 29 फिर 40, ये टेबल दी हुई है। तो जो टेबल दी हुई है सबसे पहले इस टेबल से क्लास इंटरवल निकालो। ठीक है, लेस देन 140 मतलब बिलो 140, बिलो 140 की 4 लड़कियां थी। फिर 140 टू 145, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है ना, तो क्लास इंटरवल में भी 5 का डिफरेंस चलेगा। तो ये देखो कि यहाँ पे हमें CF गिवन है, तो देखो लेस देन 140 मीन्स बिलो 140, और 5 का डिफरेंस है इसलिए 140 टू 145, 145 टू 150, 155 टू 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, यही तक तो करना है हमें। ठीक है, और ये जो हमें दिया हुआ है, ये अब हमें ये समझ लो कि ये हमें दिया हुआ है CF, ये CF होता है। और अब हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? देखो ये तो 4 ही रहता है फ्रीक्वेंसी के लिए, पहला वाला तो 4 लिख दो, फिर दूसरे वाले में 11 माइनस 4 कितना हुआ? 7 हुआ। 29 माइनस 11, इसको माइनस करो, कितना आएगा? 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 हो गया। फिर 40 माइनस 29, इससे इसको माइनस करना, ये माइनस करो, कितना हुआ? 11 हो गया। फिर 46 माइनस 40 6 हो गया। 51 माइनस 46 5 हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, अब जब फ्रीक्वेंसी मिल गई है, क्लास इंटरवल पता है, तो वहां से हम लोग मीडियन हाइट निकाल सकते हैं। तो देखो n की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 51, तो n/2 कितने हो गए? 25/5 हो गई। अब यहाँ से ये देखो कि जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा? 25.5 कहाँ पे आ रही है वैल्यू? 25.5 आपकी यहाँ पे आएगी, 145 टू 150 के बीच में आएगी। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। अब यहाँ पे L पता है, F पता है, मीडियन क्लास का देखो F कितना है। देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ठीक है, इस मीडियन क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी 18 है। तो L 145, F 18, F इज इक्वल टू 11, उसके नीचे वाला जो है वो 11 हो गया, और जो इंटरवल था क्लास इंटरवल वो 5 का है। मीडियन का फॉर्मूला फॉर्मूला लगा दो, L प्लस n/2 माइनस F होल अपॉन F इंटू H। ठीक है, जो भी है सब कुछ फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकाल दो 149.03। दिस इज योर मीडियन हाइट। अब वो हमसे पूछ रहा है कि मीन क्या होगा। अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? याद है मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो हमने f तो निकाला ही हुआ था, फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है हमने, इसको ऐड करेंगे तो आंसर 51 आ गया। अब देखो x क्या होता है, x क्या होता है, यहां से निकालना स्टार्ट करो। 140 टू 145 दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 142 आया। दोनों को ऐड करो, 145 प्लस 150 ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 147। इस तरह से इसको करते जाओगे, ये आंसर आया। ठीक है, समय 5 का डिफरेंस है ना, तो इसको भी 5 से माइनस कर दो। दिस इज योर x हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब f और x को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा, और देन समेशन ऑफ fx सबको ऐड कर देना, तो आंसर ये आएगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू fx अपॉन f। इसको डिवाइड करो, तो आंसर आ गया हमारा 149.75। दिस इज योर मीन हाइट। तो मीडियन हाइट थी 149.03, और मीन हाइट आई है 149.75। सो नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट बी। जहां पर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।